हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसके मैं आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और उसके फीचर्स, और इसी से रिलेटेड एक और वीडियो मैं बनाऊंगी जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज ये इसका फर्स्ट वीडियो है। अच्छा, तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन, ये क्या है? इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट और दूसरा आता है डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए क्या हुआ कि बहुत सारे अमरीकी जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ जो कॉलोनियल इम्पेरियलिज्म के अधीन थी, ये आज़ाद हुई। आज़ाद होने के बाद जैसे कि जो रूजवेल्ट की यूएसए के जो प्रेसिडेंट थी, उनकी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने स्कीम चलाई न्यू डील प्रोग्राम। इसके साथ में एक और प्रोग्राम चला था मार्शल प्लान का। ये प्रोग्राम्स थे जिसमें बहुत सारे देशों की इन लोगों ने एक मदद नाम कहा जाएगा, लेकिन उसमें क्या किया कि इन लोगों ने कुछ फंड प्रोवाइड किया, लेकिन फंड के पीछे हाथ ये था कि मतलब प्रशासन आपको हमारे तरीके से चलाना पड़ेगा, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। करेक्ट। अब क्या हुआ, वो ये जो प्रोग्राम थे पूरे ये फेल हो गए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम थे ये डेवलप्ड कंट्रीज जो थी उनके अनुरूप ये प्रोग्राम बनाए गए थे। सही है, लेकिन ये जो कंट्रीज़ थी जो ये नई आज़ाद हुई थी, ये इतने सालों तक इन्होंने शोषण सहा। वहाँ का प्रशासन किस तरीके का था? वहाँ का प्रशासन एक इम्पेरियलिस्टिक प्रशासन था, मतलब वेलफेयरिक नहीं था किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, जैसे कि हम अपने अगर देश की बात करें तो 1947 में हम आज़ाद हुए और उसके बाद फिर बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हमारे देश में, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। वो जो रिफॉर्म्स हुए वही है, एक तरीके से आप कहें तो हम इसको समझेंगे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एडवर्ड वीनर, ये बहुत बड़े एक मतलब जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर बहुत काम किया है, और उन्होंने शब्द की सबसे पहले व्याख्या भी एडवर्ड वीनर ने करी। और इसके साथ में कुछ और थिंकर्स हैं, जैसे कि ये थिंकर्स के मैंने नाम लिखे हुए हैं, रिग्स है, फेरल हेडी है, मोंटगोमेरी है ना, गैंट है, और इसके साथ में और कई सारे जैसे पई पनंदिकर हैं। तो ऐसे कई सारे हैं जिन्होंने इस पर काफ़ी वर्क किया। अब हम लोग विकास प्रशासन, ये क्या है? देखिए क्या है कि इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो हमारे देश की समस्याएं अलग हैं। अगर हम ये बोले कि हम लोग आज़ाद हुए, हम और पाकिस्तान साथ में आज़ाद हुए, लेकिन पाकिस्तान की समस्याएं अलग हैं और हमारे देश की समस्याएं अलग हैं। तो इसी तरीके से डेवलप्ड कंट्री की समस्याएं अलग हैं। उनके यहाँ पे वो एक तरीके का डेवलपमेंट कर चुके थे, उनके यहाँ पे उनकी अबंडेंट खुद की रिसोर्सेज बहुत सारी थी, उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लिया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन उनके यहाँ पर था। हमारे यहाँ पे हम इन सब चीज़ों में बहुत पीछे थे। करेक्ट, बिल्कुल हम ज़ीरो पे थे, इस तरह से समझिए। तो फिर विकास कैसे हो? तो विकास होगा दो तरह से। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मतलब विकास को प्रशासनिक तरीके से आगे ले जाना पड़ेगा, और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उस प्रशासन का भी विकास करना पड़ेगा। इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो विकास हो वो प्रशासनिक रूप से हो, मतलब प्लैंड हो। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे हमारे पास में पहले तो हमें देखना पड़ेगा रिसोर्सेज क्या है। हम लोग एक गरीब देश थे, उसके बाद हमने अपने रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे देश की थी, जिससे एक देश आगे बढ़ता है, वो खोजी। वो लिमिटेड थी, जनसंख्या थी काफ़ी, ठीक है ना। उस जो रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, सबसे पहली बात। ये मतलब प्रशासनिक तौर पे विकास हो, अच्छी तरह से देखभाल करके प्लान हो, प्लान के बाद पॉलिसी बने, पॉलिसी के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, उसका इवैल्यूएशन हो, फीडबैक हो, हर चीज़ के अनुसार होना चाहिए। तो जो भी रिसोर्सेज हों उनका एक तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। दूसरी बात है ऑगमेंटेशन ऑफ न्यू। ऑगमेंटेशन ऑफ न्यू, जैसे कि अभी इन द ईयर 2022 एंड 23 हमने जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा लिथियम का जो रिसोर्स है वो खोजा है, उसका बहुत बड़ा एक तरह से रिजर्व है हमारे पास। करेक्ट। तो ये क्या है, नए जो आप रूप हैं वे नए खोज सकते हैं। जैसे जो सोलर एनर्जी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम चल रहा है, जैसे हाइड्रोजन व्हीकल्स पे काम चल रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऑगमेंटेशन ऑफ न्यू होना चाहिए। साथ में जब ये डेवलपमेंट, ये जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इसमें
इसमें साथ में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों प्रकार के चेंजेस आएंगे। मतलब सिर्फ मात्रा में एक विकास वो ना हो, मतलब एक तरह से गुणवत्ता में भी सुधार आना चाहिए। और ये पूरा का पूरा जो है ये प्लान्ड होना चाहिए, प्लान ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोगों ने तो जो प्लानिंग कमीशन है वो ख़त्म कर दिया है और अब हम नीति आयोग के द्वारा चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या और बहुत सारे जो नए इंस्टीट्यूशंस हैं हमने बनाए हैं उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। तो प्लानिंग कमीशन को क्यों ख़त्म किया? प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करने के अलग कुछ रीजंस हैं, ठीक है ना। अब ये जो नीति आयोग है ये आज के अनुरूप है, राइट। तो इस वजह से उस समय की ज़रूरत थी प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन लाया गया। आज की ज़रूरत है नीति आयोग, तो गवर्नमेंट ने उसको एक तरह से ट्रांसफॉर्म्ड किया है, शिफ्ट किया है, करेक्ट। अब आते हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। मतलब प्रशासन का भी विकास हो, मतलब प्रशासन के अंदर चेंजेस होने चाहिए ना। आप सोचिए 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ, पुलिस थी, हमारा इंडियन पेनल कोड 1861 का है, करेक्ट। उसके साथ में दरोगा सिस्टम, कलेक्टर सिस्टम 1772 का है, कलेक्टर सिस्टम, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे थी। प्रशासनिक ढांचा था लेकिन वो स्टील फ्रेम था, क्लोज्ड। उसका काम था कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, राइट। लेकिन 1947 के बाद हमारा देश बन गया वेलफेयरिक। तो ये जो सोच है, हालांकि अभी भी बहुत बार ये दिखाई देती है सिस्टम के अंदर, लेकिन अब उसमें बहुत चेंजेस समय के अनुसार किए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस में अभी बहुत चेंजेस की ज़रूरत है। तो वो वही है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर तो हो लेकिन वो वेलफेयर के लिए हो, वो एक रजीम को चलाने के लिए नहीं होना चाहिए, करेक्ट। तो इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्थ, जैसे मैंने भी बताया है, पूरा का पूरा जो प्रशासनिक ढांचा है वो उसमें चेंज होना चाहिए। मतलब कलेक्टर है, मजिस्ट्रेट है, वो देश के लोगों के लिए है, वो एक सेवक है, सिविल सर्वेंट, इसी वजह से उसको कहा जाता है, राइट। तो ये जो पूरी सोच थी इसमें परिवर्तन, तो इसको बोला जाएगा प्रशासन का विकास। दूसरी चीज़ है एडमिनिस्ट्रेटिव रेशनलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रशासनिक एक तार्किकता का निर्माण होना चाहिए सिस्टम के अंदर, है ना। जैसे कि वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी है, वेबर की ब्यूरोक्रेसी बात करती है किसकी, इम्पार्शलिटी की बात करती है, न्यूट्रलिटी की बात करती है, रेशनलाइजेशन की बात करती है, वो लीगल रेशनैलिटी की बात करती है, मतलब एक कानून के ढांचे के अनुरूप कार्य करना, सही है। और इसके साथ में क्या है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी बताया है प्लानिंग कमीशन उस समय पे फॉर्मुलेट हुआ, लेकिन आज की नीड के अनुसार उसमें चेंज किया गया और वो बनाया गया नीति आयोग, करेक्ट है। जैसे कि अभी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, करेक्ट। इसी तरीके से जो नए जैसे एनडीआरएफ को बनाया गया, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, करेक्ट। नए ढांचे बनाए जाते हैं नए प्रकार की समस्याओं से, चुनौतियों से निपटने के लिए। यही है डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। और ये कैसे है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हो, इकोनॉमिक भी हो और सोशल भी हो, मतलब एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे, नए तरह से नई सोच वाले व्यक्ति सत्ता के अंदर आए, ना कि वो एलिटिस्ट सामंतवादी सोच के व्यक्ति, करेक्ट। और इकोनॉमिक ग्रोथ, उनके पास एक इनिशिएटिव हो, नई तरीके की एक सोच हो, इनोवेटिवनेस वो लेकर आए इकोनॉमी के अंदर। इसी तरीके से इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो भी अलग तरीके से होनी चाहिए। जैसे कि आफ्टर कोविड बहुत सारे देशों की जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से क्राइसिस के दौर से गुजर रही हैं। हम लोग स्ट्रगल करके और जो पॉलिसीज़ बनाई हैं उसके हिसाब से फिर भी बहुत बेटर कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। और सोशल चेंज, समाज में चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज आया है, जैसे कि पेटीएम कीजिए, है ना। आप रुपए जो हमने अपना लॉन्च किया है ना, कार्ड्स लॉन्च किए हैं वो यूज़ कीजिए। जैसे कि अभी जो सर्वे हुआ है उसमें ये पता चला है कि भारत पहला देश है जिसने सबसे ज़्यादा डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है वो यूज़ किया है। अभी वो फर्स्ट नंबर पे इंडिया है, सेकंड नंबर पे ब्राज़ील है, थर्ड नंबर पे चाइना है, करेक्ट। तो हमने चाइना को, और देखिए कितनी बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ 2023, उनको हमने डिजिटल ट्रांजैक्शन में पीछे छोड़ दिया है। तो दिस इज़ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, करेक्ट। चलिए, अब ये मैंने कुछ थिंकर्स के नाम लिखे हैं, इसके साथ में मैंने एक और पॉइंट लिखा है, कल्चरल चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। कल्चरल चेंज का मतलब यही है कि वो सेवक के तौर पर काम करे। जो सर्वेंट, जो सिविल सर्विस में है या किसी भी पद पे है, वो सर्वेंट है, वो देश का सर्वेंट है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द कंट्री,
ठीक है, चाहे किसी भी पद प्रतिष्ठा पे हो, लेकिन एक जो सांस्कृतिक जो चेंज है, जो कल्चरल, जो एक तरह से वर्क कल्चर है, वो चेंज होना चाहिए पूरा का पूरा, राइट। हालांकि मैं अभी भी ये कहूँगी, मेरा जो मैंने रिसर्च किया वो भी पुलिस पे किया, उसमें भी बहुत सुधार की गुंजाइश है, वो किया जा सकता है, लेकिन ड्यू टू सम पॉलिटिकल मतलब ऑब्स्टेकल्स वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, हो फॉर द बेस्ट। चलिए, अब क्या है, ये दोनों चीज़ें जो हमने देखी हैं बच्चों, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दे बोथ आर इंटर रिलेटेड टूवर्ड्स ईच अदर, राइट। देखिए, इंटर रिलेटेड हैं ये दोनों चीज़ें, मतलब एक में अगर हम सोचें कि हम सिर्फ प्रशासन का विकास करते जाएं, तो अगर प्रशासन का विकास होगा तो ही समाज के अंदर एक तरीके से विकास ला पाएगा प्रशासन। देखिए, हम पहले जो हम ये करते हैं, पहले किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको एक गोल फिक्स करना पड़ता है। आप अगर मेरी पॉलिटिक की या जो भी मेरी क्लास आप ये ले रहे हैं, ये किस वजह से ले रहे हैं, आप एक का गोल होगा, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी आपकी फर्दर स्टडीज़ है आप वो करना चाहते हो, एक गोल आप फिक्स करते हो, राइट। उस गोल को अचीव करने के लिए आपको फिर एक अपना एक सेटअप चाहिए, है ना, वही है ब्यूरोक्रेसी। जैसे कि गोल क्या है, प्रॉपर असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज, हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि अभी दुनिया एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पे क्यों उसके ऊपर जा रही है, और इलेक्ट्रिक के बाद में भी फिर हम लोग हाइड्रोजन जो है उसकी क्यों बातें कर रहे हैं, उसकी बातें इस वजह से कर रहे हैं कि हम ये भी एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है फ्यूल का, और फ्यूल के बाद हम दूसरे ऑप्शंस क्यों तलाश रहे हैं, क्योंकि फ्यूल इज़ नॉट परमानेंट, उसकी एक अपनी लिमिटेशंस हैं, उसके बाद फिर क्या होगा, तो वो सब प्रोस्पेक्ट्स सोचना, राइट। इसके साथ में प्लान फॉर्मुलेशन करना, जो भी हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उसके अनुरूप, ठीक है, उसका इवैल्यूएशन करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, उस प्लान के अंदर लोगों को जोड़ना, वो प्लान क्या है, उसमें जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक उसका फीडबैक और वो उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है वो समझ में नहीं आएगा। फिर आज के अनुरूप जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया है, गांव देहात का व्यक्ति एटीएम से जाके पैसे निकाल लेता है, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। मैं मेरा एक रिजर्वेशन करवाना था, एक इंटरव्यू के लिए मैं गई थी, और मैं वहाँ पे एक साइबर कैफ़े पे थी अपना रिजर्वेशन करवाने के लिए, और वहाँ पे एक लेबरर, एक भैया थे, और उन्होंने अपना पैसा, उनको कुछ पैसे हालांकि उन्होंने दिए कि अच्छा ये पैसा भेजना है, उन्होंने उससे पैसे ले लिए और कुछ 50 रुपये उन्होंने अपने पास रखे, और उनका जो ट्रांजैक्शन था वो उन्होंने वहाँ पे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब अब देखिए, सही है, पहले मनी ऑर्डर होते थे, ठीक है। अब ये क्या है, ये है टेक्नोलॉजिकल चेंज, एंड इट इज़ रिलेटेड टू सेल्फ रिलायंस। व्यक्ति जो है मतलब एक तरीके से सेल्फ रिलायंट हो गया है, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, देश सेल्फ रिलायंस की तरफ को बढ़े। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो जो नाटो मतलब एक तरह से जो यूएसए है, जो उसने गूगल पे और ये सारी चीज़ें बंद करवा दी रशिया के अंदर, रशिया हिल गया। लेकिन अगर कल को हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हमने अपना एक लॉन्च कर रखा है पेटीएम, हमारे पास अपना रुपए है, अगर आप वीज़ा को या मास्टर कार्ड को ब्लॉक करोगे तो वी कैन ईजिली रन आवर इकोनॉमी, वी कैन ईजिली एंड स्मूथली रन आवर इकोनॉमी थ्रू रुपे एंड पेटीएम ट्रांजेक्शन्स, ठीक है ना। वी हैव आवर ओन फोन पे सिस्टम, राइट। तो सेल्फ रिलायंसी इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, राइट। अब ये जो हमारे गोल्स हैं, यही गोल्स जो हैं हम कैसे अचीव करेंगे, जब डेवलप्ड ब्यूरोक्रेसी होगी, जब ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक तरीके से वो एक इनिशिएटिवनेस लेने की शक्ति होगी, ठीक है ना, इंटीग्रिटी होगी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देश के प्रति, राइट। इनिशिएटिव, जैसे मैंने बताया, एक नई सोच लाने की शक्ति होगी, राइट। इसके साथ में इनोवेटिवनेस होगी कि ये हम चीज़ करें, किस तरीके से करें जिससे देश आगे जाए। डेलीगेशन ऑफ पावर होगा, पद एक व्यक्ति है और उसने सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी शक्ति, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अपने पास करके रखे तो कैसे देश चलेगा, नहीं। डेलीगेशन ऑफ पावर इज़ नेसेसरी एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग इज़ ऑल्सो नेसेसरी, करेक्ट, तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। एंड इसी वजह से अगर डेवलप ब्यूरोक्रेसी होगी तो ये सारी चीज़ें हो पाएंगी और तभी जाके देश आगे चलेगा। तो दे बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, इसके लक्षण क्या हैं, इसके मतलब एक तरह से हम देख के कैसे समझें। सबसे पहले आता है इसके अंदर चेंज ओरिएंटेशन। चेंज ओरिएंटेशन, परिवर्तन उन्मुखता। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चेंज की बात करता है, वो कहता है कि स्टेटस को नहीं रहना चाहिए। जब तक समाज में स्टेटस को की भावना रहेगी, जैसे एक व्यक्ति ये सोचे 16 साल का कि मैं तो जवान हूँ, और वो 26 साल का, उसमें जो एक तरह से रहने का जो तरीका है 26 साल में भी उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो एक तरीके से उस व्यक्ति को वो व्यक्ति समाज की हानि करेगा,
क्योंकि 16 साल का व्यक्ति में जो लक्षण है वो 26 साल के व्यक्ति के अंदर मेच्योरिटी आ जानी चाहिए, और फिर जब वो 36 साल का होगा तो वो और ज़्यादा मेच्योर हो जाना चाहिए, राइट। तो यही बात एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, यही बात देश के अंदर है। एक नए तरीके के सोशल ऑर्डर की आवश्यकता है, वो सोशल ऑर्डर जो ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जहाँ पे दोनों चीज़ें साथ में हो सकें। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम अपने जो गरीब तबका है या जो व्यक्ति पीछे छूट गया है उसको भी हम आगे लेके चल रहे हैं। दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ऑफ जॉन रॉल्स, करेक्ट। मतलब बराबर सब चीज़ें बराबर लेके चलें। पीडीएस में जैसे राशन प्रोवाइड करना वो भी हो रहा है, ठीक है ना। जैसे उज्ज्वला गैस के तहत ये दिया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो हम इसकी चीज़ की बात करें। अगर हम आईआईटी की बात कर रहे हैं तो उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई 2020, और अभी एक नया न्यू पॉलिसी आई है 15 ईयर ओल्ड से अबव के लोगों के लिए, उनको सिस्टम में जोड़ने के लिए, ठीक है। और वो काम करेगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ मिलके, राइट। मतलब 6 से 14 साल का बच्चा तो आरटीई के अंदर आ गया, राइट टू एजुकेशन में आ गया, और उसके बाद अगर एजुकेशन छूट जाए तो 15+ अबव के लिए एक नई पॉलिसी आई, ठीक है। तो ये क्या है, ये है ग्रोथ भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात भी यहाँ पे की गई है, ठीक है। और इसी को कहते हैं, पई पनंदीकर कहते हैं, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी थीम क्या है, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज। पूरा ही चेंज हो तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो। अगर ब्यूरोक्रेसी भी चेंज होगी, और ब्यूरोक्रेसी चेंज करना चाहेगी लेकिन समाज उस चेंज को स्वीकार नहीं करेगा, तो क्या चेंज हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर उद्योगपति उस चेंज नहीं करना चाहेंगे किसी भी चीज़ के अंदर, तो भी नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल चेंज। अगर ब्यूरोक्रेसी चाहे और जो पॉलिटिकल मास्टर है वो ना चाहे तो देश पीछे ही पीछे जाएगा। तो इट इज़ नेसेसरी दैट चेंज शुड बी इंटीग्रेटेड, कोऑर्डिनेटेड बिटवीन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स, करेक्ट। इसके साथ में देखिए, चेंज ओरिएंटेशन हो, नए नए प्रोग्राम्स लाए जाएं टू इंक्रीज प्रोडक्शन, रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। नए प्रोग्राम्स, नई संस्थाएं, नई तरीके का रोजगार, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगने जा रही है, ठीक है। सेमीकंडक्टर के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलबाला जो है वो चाइना का है, लेकिन अभी क्या है, हम मैन्युफैक्चरिंग, जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है जिसका बहुत मजाक उड़ाया गया, ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे यहाँ पे HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो और देशों के साथ मिलकर नए इन्वेंशंस कर रहा है, नए नए हेलीकॉप्टर्स का निर्माण कर रहा है, और हम एक्चुअली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हम लोग जो हैं उसको बाहर भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज चेंज। गोल ओरिएंटेशन होना चाहिए, जो आप एक गोल फिक्स करो वो चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2030 तक सरकारी जितने भी वाहन हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल चेंज करने की घोषणा करी है, ये गोल हो गया। हम लोग 2047 तक सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति पाने की सोच रहे हैं और उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, ये एक गोल हो गया, राइट। तो गोल ओरिएंटेशन होगा, सोशल जस्टिस, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब चीज़ें अचीव तभी होंगी जब हम लोग जो है एक गोल पे फिक्स करें, एक गोल को हम सेट करेंगे और उसके हिसाब से हम अपनी प्रायोरिटीज़ को तय करेंगे। हमारे पास क्या संसाधन है और क्या हम संसाधन नए क्या जुटा सकते हैं, क्या नए खोज सकते हैं, और उनके हिसाब से हम नई चीज़ें क्या डेवलप कर सकते हैं, राइट। इसके साथ में इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने अभी कहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डायनामिक होना चाहिए, आज के हिसाब से नई सोच, आज के हिसाब से हम ऐसा करें तो कैसे करें। जैसे कि हमारा जो सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है, अभी नई संसद का उद्घाटन हुआ है, ये बड़ा एक हिस्टोरिक स्टेप है। हालांकि बहुत सारे लोग इसकी भर्त्सना कर रहे हैं और मतलब आई जाते हैं लोग, लेकिन वो ये सोचा गया कि आज के समय के अनुसार हमें एक पेपरलेस, जब हम डिजिटल में इतना आगे बढ़ रहे हैं तो क्यों ना एक पेपरलेस सिस्टम पूरा हो, आज के टेक्नोलॉजी के अनुसार हो। और फिर बैठने की व्यवस्था, भारत आज के समय में दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, तो उसके हिसाब से कई नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी, नए लोग आएंगे, जनसंख्या और बढ़ेगी, और उसके साथ में एक एक तरीके से और इसकी जो संख्या है वो बढ़ेगी। तो तब हम लोग क्या करेंगे। दूसरी बात, एक वो था, इसके बारे में बात नहीं की गई, लेकिन वो बातें अब सामने आ रही हैं कि जितने भी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे वो अपने उसमें नहीं थे, वो नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर का ऑफिस था, बहुत सारे तो उसमें किराए पे वर्क हो रहा था, सोचिए 50 से। अब इसकी आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। अब इसकी आवश्यकता क्यों नहीं है कि सेंट्रल विस्टा जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर ही सारे के सारे जो ऑफिसेज हैं सब वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, इंटीग्रेटेड तरीके से काम होगा, और जो पैसा रेंट के तौर पे करोड़ों रुपया दिया जा रहा था देश का वो बचेगा,
करेक्ट। तो बहुत सारे लोगों को तो प्रॉब्लम इस वजह से भी है। अच्छा, इसके बाद आता है क्लाइंट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन। क्लाइंट ओरिएंटेड का मतलब हम यहाँ पे शब्द की बात करें क्लाइंट की, हम यहाँ पे सिटीजन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि सिटीजन को कई बार पैसिव सिटीजन भी समझ लिया जाता है। क्लाइंट ओरिएंटेड का मतलब है कि अगर एग्रीकल्चर के अंदर हमें आगे चल के कुछ काम करना है तो वो हमारा क्लाइंट है, वो देश का, वो ब्यूरोक्रेसी का क्लाइंट है। सही है, क्योंकि आज अगर देश उसमें इन्वेस्ट करेगा तो कल वो देश को फ़ायदा पहुँचाएगा। करेक्ट। तो क्लाइंट स्पेसिफिक पॉलिसी बने, गरीबी को हटाने के लिए पॉलिसी बने। सही है, किस तरीके से उनके पास एम्प्लॉयमेंट हो, क्योंकि पैसे देने से काम नहीं चलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से काम चलेगा। और सबसे मेन बात है स्टार्टअप की बात, अपना बिजनेस एक नया लॉन्च करने की बात, राइट। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस होना चाहिए। और उसके बाद साथ में ये भी हो कि मॉनिटरिंग हो, जिससे पता चले कि जिस हिसाब से हमने पॉलिसी बनाई थी क्या उसका बेनिफिट जो है उन व्यक्ति को मिल रहा है जिनके लिए पॉलिसी बनी थी, राइट। इसके साथ में पार्टिसिपेशन ओरिएंटेशन होना चाहिए, जिन लोगों को जोड़ना है, जिन लोगों के लिए वो प्लान है, वो लोग उस योजना से जुड़े। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब तक सरकार के बीच में, सरकार के जो विभाग हैं उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तब तक बिल्कुल भी काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ये बहुत आवश्यकता है और इसके लिए एक टफ पॉलिटिकल मास्टर की ज़रूरत है। सही है ना। जिस तरीके से, हालांकि जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो देखिए मैं वीडियोस के अंदर क्या करती हूँ, मैं करंट एग्जांपल देती हूँ। करंट एग्जांपल से हमें आसानी से समझ में आता है। बहुत सारे लोग हो सकता है कि करंट गवर्नमेंट के खिलाफ, उनके अपने रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, काम तो हो रहा है भैया। करेक्ट। और हमें एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट हम लोगों को रेशनैलिटी के साथ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ना कि रिलीजन और कास्ट क्रीड के हिसाब से हम वोट दें और देश को मतलब एक तरीके से नेगेटिव बातें करें, राइट। जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रखिए, जो पॉजिटिव है तो उसे पॉजिटिव बोलने की हिम्मत भी रखिए। तो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन मतलब सरकार के बीच में, सरकार के विभागों के बीच में एक समन्वय, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है देश के अंदर, जब पहली कुछ सरकारें थीं तो वहाँ पे कुछ मंत्रियों के पद इतने बड़े हो जाते थे कि वो मंत्री पूरी सरकार पे हावी होने की चेष्टा करते थे और कई बार काम भी नहीं होता था। रेलवे मिनिस्ट्री का हिसाब किताब ऐसा था कि रेलवे मिनिस्ट्री में जो पुराने डिब्बे हैं वही चल रहे थे और साथ में ना स्टेशन पे कोई काम होता था। और दूसरी बात है, हर साल बजट का मतलब होता था नई ट्रेनों की घोषणा करना। पुरानी है, उनको मेंटेनेंस किस तरीके से होगा, इस बारे में बातें बहुत कम की जाती थी, राइट। तो ये अब चीज़ें थोड़ी बदली हैं। उसके साथ में इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, मतलब इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, एनवायरनमेंट की बात, सोशल है तो हम एक तरह से जागरूकता लाएं। जैसे कि हमारा स्वच्छता मिशन, जिसका अब नाम सुंदर भारत हो गया है, वो एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ ही है। उसके साथ में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पूरा एनवायरनमेंट में चेंज, साथ में जो इकोलॉजी है उसमें चेंज, लोगों को जोड़ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात, ये सारी की सारी चीज़ें मिल के, मतलब एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब एक होलिस्टिक, देश को समग्र रूप से आगे लेके जाना। ये नहीं कि कुछ तबका आगे निकल जाए, समग्र रूप से देश आगे जाए और हमारा एनवायरनमेंट भी बचे। ये है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क, और अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।